नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कृष्णनाथ का यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश। अब तक हमने पढ़ा स्पीति की भौगोलिक स्थिति, उसका क्षेत्रफल, उसकी अक्षांशीय स्थिति, वहाँ की आबादी आदि के विषय में हमने पढ़ा। वहाँ की प्रशासनिक स्थिति, किस प्रकार इतिहास में वह अलग थलग पड़ जाता है, उसका कारण क्या है, ये सब के विषय में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं वहाँ की ऋतुओं के विषय में कि कहीं पर तो षट ऋतुओं का वर्णन होता है, यानी कि अक्सर 6 ऋतुएँ मानी जाती है, किंतु यहाँ स्पीति में 2 ही ऋतुएँ होती है। तो 2 ऋतुओं में एक तो जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है, जून से सितंबर तक बसंत ऋतु, और शेष जो है वो शीत ऋतु होती है। अन्य ऋतुओं का जैसे बरसात ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है आदि का तो वहाँ बिल्कुल नामो निशान भी नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सी ऋतु में कितना तापमान रहता है और किस प्रकार कितना दिन में क्या तापमान रहता है, रात में क्या तापमान रहता है, इन सब के विषय में हमने पढ़ा। और अब हम बात करते हैं बरसात की, क्योंकि हमारा शीर्षक है स्पीति में बारिश। तो अब देखें यहाँ पर जो स्पीति में लाहुल से भी कम बरसात होती है। लाहुल में तो कम ही होती है, किंतु स्पीति में उससे भी कम बरसात होती है। तो मध्य हिमालय मानसून की पहुँच के परे है। मध्य हिमालय जहाँ पर स्पीति स्थित है वहाँ पर मानसून लगभग पहुँचता ही नहीं है, तो यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा, यानी कि कालिदास ने ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, किंतु स्पीति की दृष्टिकोण से यदि हम ऋतु संहार कालिदास के ऋतु संहार को देखें तो वहाँ उस ऋतु संहार में कालिदास को बरसात ऋतु का संहार करना पड़ेगा, यानी कि उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, उसका जिक्र हो, क्योंकि वहाँ के लोग बरसात ऋतु को तो समझते ही नहीं है। क्योंकि बरसात वहाँ एक घटना के रूप में ली जाती है, एक सुखद संयोग के रूप में लिया जाता है। यदि कभी हो जाए तो सौभाग्य माना जाता है, अन्यथा नहीं। तो कालिदास में तो वर्षा का क्या ठाठ है। कालिदास में मतलब कालिदास ने ऋतु संहार जो लिखा है उसमें बरसात का ठाठ पूर्वक वर्णन किया है। ये वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। तो देखें अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। अब तक की वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है, किंतु यहाँ स्पीति में बरसात ऋतु जो है वो न के बराबर होती है। यदि कालिदास के ऋतु संहार की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ बिल्कुल बरसात का नामो निशान नहीं। कालिदास ने ऋतु संहार में बरसात ऋतु का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता, यानी कि बरसात ऋतु का इतना सुंदर वर्णन कालिदास की ऋतु संहार में हुआ है, किंतु ये बरसात ये पावस यहाँ नहीं पहुँचता, अर्थात स्पीति में नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, यानी विंध्याचल में बरसात होती है। कालिदास ने विंध्याचल की शोभा का वर्णन अपने ऋतु संहार में किया है, किंतु हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है बरसात। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, इसका सौंदर्य बरसात का लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि लाहुल स्पीति में बरसात बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। तो बरसात ऋतु के इस सौंदर्य का, इस शोभा का, इस ठाट बाट का अर्थ वहाँ के लोग शायद ही समझ पाए। वर्षा उनकी संवेदन का अंग नहीं है। जिस प्रकार बरसात हमारी संवेदना का हिस्सा बनी हुई है, उसी प्रकार लाहुल स्पीति के लोगों के जीवन में बरसात का कोई महत्व नहीं, उनकी संवेदना का अंग बरसात नहीं है। जिस प्रकार बरसात से हमारी स्मृतियाँ जुड़ी रहती है, उस प्रकार वहाँ के लोगों की नहीं, क्योंकि वहाँ बरसात न के बराबर ही होती है। वह यह जानते नहीं है कि बरसात में नदियाँ बहती है। कौन नहीं जानते? लाहुल स्पीति के लोगों को नहीं पता कि बरसात में क्या क्या होता है। बरसात में नदियाँ बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्रियजनों से, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, वियोग में कष्ट पाती है,
मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। बरसात का जो प्रभाव होता है प्रकृति में और जनजीवन में, उसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि बरसात का ये प्रभाव लाहौल स्पीति के लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बरसात ऋतु ही नहीं होती और बरसात न के बराबर ही होती है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे, यदि बरसात के सौंदर्य का बखान करते हुए कालिदास यहाँ आकर के लाहौल स्पीति में आकर के यहाँ के लोगों से कहें कि वह बरसात आपके मन की सारी कामनाएं, सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि ये देवता कौन है, कहाँ रहता है और यहाँ क्यों नहीं आता। ऐसा क्यों पूछेंगे? क्योंकि बरसात से वे अनभिज्ञ है, क्योंकि बरसात वहाँ नहीं होती। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, यानी कि कभी कभार तो बारिश हो जाती है, किंतु मन की इच्छाएं पूर्ण करने वाली बरसात यहाँ नहीं होती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या ही बनी रहती है। वंध्या अर्थात अनुपजाऊ, अनुर्वर ही बनी रहती है। अब देखें, बात करते हैं स्पीति में फसलों की। तो स्पीति में साल में एक फसल होती है, एक फसल होती है, यानी कि साल में कितनी फसलें ली जाती है स्पीति में? एक ही। मुख्य फसलें जो है वो क्या है स्पीति की? बिल्कुल प्रश्न बन सकता है आपके। 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी सबसे मुख्य क्या है? तो स्पीति की सबसे मुख्य फसल क्या है? जौ। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। सिंचाई का माध्यम क्या है? सिंचाई का साधन क्या है? जो पहाड़ों पर से बहते हुए नाले जो आ रहे हैं वो, या उन पर बनाए गए पुल है। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती है, यानी कि लंबी लंबी नालियाँ हैं पहाड़ों के किनारे किनारे पर बनी हुई। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती की लायक बनाई जा सकती है, तो लेकिन शर्त क्या है? देखें, स्पीति में बहुत सारी धरती इस प्रकार पड़ी है जिसे फसलों के लायक बनाया जा सकता है, खेती के लायक बनाया जा सकता है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, यानी कि कहीं से लाके जल उड़ेला जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए, तो स्पीति की जो ज़मीन है उसे खेती की लायक बनाया जा सकता है। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। नंगी का आशय हरियाली से विहीन है, पेड़ पौधों से रहित है। वीरान का आशय बहुत कम आबादी वहाँ है स्पीति में। यहाँ वर्षा यहाँ एक घटना है। जिस प्रकार घटनाएं कभी कभार घटित होती है, उसी प्रकार स्पीति में बरसात भी कभी कभार ही होती है। इसीलिए बरसात को वहाँ क्या नाम दिया गया है? एक घटना का नाम दिया गया है। एक सुखद संयोग है बरसात वहाँ। लेखक इस घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, तो सोते सोते उन्हें क्या लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, मानो कोई खिड़की बजा रहा है, खड़खड़ा रहा है खिड़की को। आधी रात का समय था, आधी रात का भी पिछला पहर था। तो अब उनको लगा कि आधी रात का भी पिछला पहर है, तो इस समय कौन है, यानी इस समय कौन हो सकता है जो खिड़की बजा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, लैंप की लो तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोल कर देखा। तो इन्होंने क्या देखा, तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, यानी कि बहुत चुभती हुई हवा लगने लगी उनकी चमड़ी पे। और मैंने पल्ला भिड़ा दिया, फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया लेखक ने। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, उसके पीछे खड़ा होकर के देखने लगा। क्या देखा लेखक ने उसकी आड़ से? देखो, प्रश्न बन सकता है यहाँ। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। लेखक क्या देखने लगा? देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। लेखक बारिश को देख नहीं रहा था, सुन रहा था, इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ ये भी प्रश्न बन सकता है, मैं उसे देख रहा था, मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। या बहुत सुंदर प्रश्न बनता है, कथन किस विषय में और किसके द्वारा कहा गया है, क्यों?
कहने का आशय ये है, मैं उसे देख रहा था। कथन किसका है? किसी देखने की बात हो रही है और देख क्यों नहीं रहा है? तो लेखक बरसात को देख नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। नहीं देखने का कारण क्या है? अंधेरा, यानी कि वहाँ चारों ओर अंधेरी रात है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था, यानी कि अंधेरे के कारण देख नहीं पा रहा था, किंतु वो सुन पा रहा था। तो क्या सुन रहा था? क्या महसूस क्या कर रहा था वो? अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार यानी ओस की बूंदों जैसी, ओस जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछैन को हवा बजा रही थी, महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। नगाड़ा, दुंगछैन और महाशंख ये सभी वाद्य यंत्र है। तो लेखक को लगता है, यानी कि बरसात के कारण चारों ओर प्रकृति में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो गया था, इतनी मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही थी, चारों ओर हवा में लहरा रही थी ये ध्वनियाँ, कि मानो ये सारे वाद्य यंत्र बज उठे हो। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। क्या हो रहा था? स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। लेखक सो गए, उनको कब नींद आ गई इसका पता नहीं चला, किंतु जैसे ही वो सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा? सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है, क्योंकि वहाँ बारिश एक घटना है। बरसात ऋतु नहीं आती है, कभी कभार बरसात एक सुखद संयोग के रूप में आ जाती है। तो लेखक के वहाँ रहते बरसात का होना वहाँ के स्थानीय निवासियों को अत्यधिक शुभ लगता है। इनकी यात्रा अत्यधिक शुभ हुई है, इस कारण स्पीति में बरसात हुई है, ऐसा सुनने को मिला लेखक को जब वो सुबह उठा। तो इस प्रकार ये था आपके स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत कृष्णनाथ का, जो आज हमने पूरा कर लिया। तो देखें क्या है स्पीति में बारिश। यहाँ लेखक ने बिल्कुल स्पीति नामक स्थान की यात्रा की है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, वहाँ की फसलें, वहाँ की ऋतुएं, वहाँ का प्रशासन, इतिहास में उसका स्थान आदि के विषय में, स्पीति के विषय में हमने पढ़ा इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से। तो अत्यधिक दिलचस्प यात्रा वृत्तांत था लेखक का। किस प्रकार की कितनी बरसात वहाँ पर होती है स्पीति में, उसके विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो अब आपको करने हैं अभ्यास के प्रश्न, जो पाठ के साथ है। 6 प्रश्न बिल्कुल। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? लेखक माने श्रेणी का नाम बोधों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? वर्षा यहाँ एक घटना है, सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? इस प्रकार ये 6 प्रश्न आपको करने हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर, स्वयं के अभ्यास के आधार पर। ठीक है, तो आज के लिए हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।